ती हम जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करें तो कैसा रहेगा? इस तरह, यदि हम में से कोई घायल या अपंग हो जाता है तो हमें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है? लिन मिंग की मुस्कान बहुत उज्जवल थी। पल्स कटिंग पाम ने जो प्रभाव पैदा किया वह थोड़ा अधिक था, इसलिए पहले से ही जीवन मृत्यु अनुबंध स्थापित करना एक अच्छा विचार था। जब झांग गुआनियो ने लिन मिंग को ऐसी बात कहते हुए सुना तो वह खुशी से झूम उठा। ये लिन मिंग बस अपनी गर्दन को फैलाकर इंतजार कर रहा था कि वह उसे काट दे। वह बहुत मूर्ख था। उसने कभी किसी को इतना मूर्खतापूर्ण कार्य करते नहीं देखा था। लिन मिंग, आप क्या कर रहे हो? वांग यूहान ने उत्सुकता से कहा। उसने वास्तविक सार ध्वनि संचरण का उपयोग नहीं किया था, बल्कि इसके बजाय भाग गई थी। जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए वह तो बस अपनी ही कब्र खोद रहा था। लिन मिंग, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। झांग गुआनियो हंसे और मुस्कुराते हुए कहा, मिस वांग, क्या मैं लिन मिंग से पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं। वांग यूहान के शब्द उसके गले में अटक गए। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह सीधे तौर पर कह सके। लिन मिंग के साथ उनका रिश्ता केवल एक शिलालेख मास्टर और सहायक के रूप में था। इसके अलावा और कुछ नहीं था। लिन मिंग के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं थीं? लिन मिंग ने कहा, मिस वांग मेरी एक दोस्त है। झांग गुआनियो, चूंकि मैंने कहा था कि मैं जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा, इसलिए मैं अपने किए वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए एक कलम लाओ। अच्छा, आश्चर्यजनक। नौकरों, लेखन सेट लाओ। झांग गुआनियो हंसे। एक नौकर जल्दी से लिखने के बर्तनों का एक सेट ले आया। एक क्लर्क आया और उसने जल्दी जल्दी कागज पर एक के बाद एक पंक्तियां छोटे छोटे अक्षरों में लिख दी। ये लिन मिंग और झांग गुआनियो के बीच जीवन मृत्यु अनुबंध के शब्द थे। झांग गुआनियो ने एक फिंगरप्रिंट दबाया और फिर एक लाल पेन उठाया। एक बड़ी लहराती गति बनाई जैसे कि वह पंजा मार रहा हो, और जीवन मृत्यु अनुबंध पर झांग गुआनियो शब्द दिखाई दिए। स्याही खून की तरह चमकीली लाल थी और अतुलनीय रूप से भयंकर लग रही थी। लिन मिंग ने स्याही और लाल पेन प्राप्त किया और चुपचाप अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। उनके प्रहार स्पष्ट नहीं थे, लेकिन यह एक लंबे भाले के समान थे और उनमें हल्की हल्की तेज प्रभावशाली गति झलक रही थी। किनारे पर खड़े होकर वांग यूहान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लिन मिंग के अंतर्विभाजक स्ट्रोक पहले से ही कागज के पीछे घुस गए थे और बाहर की ओर बह रहे थे। जैसे ही जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए, झांग गुआनियो ने हंसते हुए कहा, और ओयांग डिहुआ को एक सच्चा सार ध्वनि संचरण भेजा। मिस्टर ओयांग, इससे पहले कि हम सहमत हुए थे कि आप मुझे थंडरबोल्ट डेविलफाई बीट देंगे। ओयांग दिहुआ मुस्कुराया और सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ उत्तर दिया। क्यों? लिन मिंग ने आपको इतनी जल्दी चुनौती दी है, और आप अभी भी थंडरबोल्ट डेविलफाई बीट का उपयोग करना चाहते हैं? क्या आप उसे ज्यादा नहीं आंक रहे हैं? झांग गुआनियो ने चुपचाप उत्तर दिया, सावधानी ही सर्वोत्तम है। मुझे लिन मिंग को इस हद तक बर्बाद कर देना चाहिए कि वह विफलता से उबर न सके। मैं थोड़ी सी भी गलती नहीं होने देना चाहता। हाहा, इस लिन मिंग ने आपको नाराज कर दिया है। सचमुच उसकी किस्मत खराब है। ओयांग दिहुआ ने अपनी उंगली हिलाई और एक भूरे रंग की स्थानिक अंगूठी अचानक झांग गुआनियो के प्रतीक्षा कर रहे हाथ में उड़ गई। इस समय देर हो रही थी और ओयांग दिहुआ की कार्रवाई बहुत सूक्ष्म थी। यह दृश्य इतना छोटा था कि लगभग किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन लिन मिंग द्वारा ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला विकसित करने के बाद उनकी इंद्रियां बहुत तेज हो गईं, और उन्होंने वास्तव में झांग गुआनियो के पास उस छोटी सी हलचल को देखा था। उस अंगूठी में क्या है? लिन मिंग का दिमाग ठंडा हो गया, अचानक और गुप्त रूप से सतर्क हो गया। ओयांग डिहुआ ने जो अंगूठी फेंकी थी वह निश्चित रूप से कोई मामूली चीज नहीं थी।
मुझे नहीं पता कि इस झांग गुआन्यू के हाथ में कौन सा कार्ड है। मुझे इस लड़ाई में सावधान रहना होगा। इंपीरियल पैलेस का सैन्य क्षेत्र द्वार के ठीक बाहर था। वह बड़ा था, उसमें नीले पत्थर का पक्का फर्श था और उसमें कई दर्जन एकड़ जगह थी। यह घोड़े के मैदान से भी बड़ा था। इस द्वंद्व के कारण भव्य भोज में भाग लेने वाले सभी लोग देखने के लिए बाहर आ गए थे। यहां तक कि मुरोगजी, जो छुपे हुए थे, को बाई जिन्यून के साथ देखने के लिए एक अस्पष्ट कोना मिल गया था। ज़ांग गुआन्यू ने लंबे रेशमी गाउन को बदल दिया था जिसे उसने साधारण कपड़ों से पहना था और सैन्य क्षेत्र में भाग गया था। उसके हाथ में एक प्रभावशाली उच्च श्रेणी की मानव कदम वाली खजाना तलवार थी जो घनी ठंडक से चमक रही थी। ये तलवार वही थी जिसे लिन मिंग ने 1 महीने पहले ही झांग गुआन्यू को उकेरने में मदद की थी। इस तलवार को देखकर वांग यूहान ने आह भरी। इस दिन लिन मिंग का सामना शीर्ष गुणवत्ता वाली खजाने की तलवार से होगा जिसे बनाने में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मदद की थी। झांग गुआन्यू ने लापरवाही से अपने हाथ में तलवार लहराई। वह मुस्कुराया और प्रसन्न भाव से कहा, मिस्टर लिन, क्या आपको ये तलवार याद है? मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कल्पना नहीं की थी कि यह तलवार इतनी उत्तम होगी। मुझे आश्चर्य है कि उस तलवार के नीचे खोना कैसा होता है जिसे बनाने में आपने मदद की। आपको कैसा महसूस होगा? भावना आपके जैसी ही होनी चाहिए। लिन मिंग ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर निकाला। उसके दाहिने हाथ के ऊपर प्रतीक गहरे लाल रंग की रोशनी के साथ चमकने लगा, मानो नीचे रक्तवाहिकाएं जम रही हों। झांग गुआन्यू को स्वाभाविक रूप से लिन मिंग की बातें समझ में नहीं आईं। वह नहीं जानता था कि 5वें स्तर का खतरनाक जानवर का खून जो उसने व्यक्तिगत रूप से सौंपा था, वह लिन मिंग के दाहिने हाथ पर शिलालेख प्रतीक के लिए प्राथमिक सामग्रियों में से एक था। अन्यथा उसकी भावनाएं लिन मिंग की तुलना में कहीं अधिक तीव्र होंगी। लिन मिंग का भाला, इसमें कोई शिलालेख चिन्ह नहीं है। वांग यूहान को इस पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने लिन मिंग के हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन मिंग, एक शिलालेख ग्रैंड मास्टर, ने अपने भाले को एक शिलालेख प्रतीक नहीं दिया होगा। उसका दिमाग वास्तव में क्या सोच रहा था? जैसे ही वांग यूहान ने यह कहा, हर कोई लिन मिंग के हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर की ओर देखने लगा। इस भाले पर कोई शिलालेख नहीं था। आमतौर पर एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट के पास दूर से ये तय करने का कोई तरीका नहीं होता कि किसी हथियार पर कोई शिलालेख चिन्ह है या नहीं। लेकिन वांग यूहान एक शिलालेख विशेषज्ञ थीं, इसलिए उन्होंने जो कहा वह गलत नहीं होना चाहिए। लिन मिंग ने हथियार प्राप्त किया और जितनी जल्दी हो सके उस पर कोई शिलालेख चिन्ह नहीं लगाया था, और अब वह झांग गुआन्यू के खिलाफ एक शिलालेख रहित हथियार का उपयोग करने की योजना बना रहा था। वह ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों करेगा? शुरुआत में वे लिन मिंग की ताकत के बारे में आशावादी नहीं थे, लेकिन अब उनका हथियार भी झांग गुआन्यू की तुलना में कम हो गया था, और इसमें शिलालेख चिन्ह का भी अभाव था। वह अब भी यह लड़ाई कैसे लड़ सकता था? दूर से किन जिंगसुआन ने भी ये देखा, और उसकी नाजुक भौहें आपस में चिपक गईं। वह स्पष्ट थी, लिन मिंग युवा थी, लेकिन किसी भी तरह से अपरिपक्व बच्चा नहीं थी। चूंकि उसने इस समय झांग गुआन्यू को चुनौती देने का साहस किया, तो उसके पास किस प्रकार के कार्ड थे? हे, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक मूर्ख होगे। आपने इतना अच्छा हथियार प्राप्त किया और जितनी जल्दी हो सके उस पर कोई शिलालेख नहीं लगाया। फिर भी आप आज भी मेरे साथ इसका सामना करना चाहते हैं। झांग गुआन्यू ने लालच से अपने होंठ चाटे और मुस्कुराया। लिन मिंग ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर को देखा। इन दिनों वह हेरेटिकल गॉड फोर्स को विकसित करने और स्ट्रिफ सील तैयार करने में व्यस्त थे। हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर को वह शिलालेख प्रतीक देने के लिए वह कोई समय नहीं निकाल सका जिसका वह हकदार था। मुख्य कारण ये था कि लिन मिंग सबसे दुर्जेय शिलालेख प्रतीक बनाने के लिए कुछ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री इकट्ठा करना चाहते थे जो वह अपनी वर्तमान तकनीक और खेती के साथ कर सकते थे।
इस हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर के योग्य सामग्री ढूंढने में कुछ समय लगेगा। आखिरकार उन्होंने इस भाले को लंबे समय तक इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हालांकि एक शिलालेख चिन्ह के गायब होने से उन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लिन मिंग के गहरे बैंगनी लोचदार लोहे के पेनिट्रेटिंग रेनबो भाले पर कोई शिलालेख चिन्ह भी नहीं था। लिन मिंग आगे बढ़े। उनके दाहिने हाथ ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर के सिरे को पकड़कर उसे फैलाया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दाहिना हाथ विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। यह वह शक्ति थी जो स्ट्रिफ सील ने उसे दी थी। स्ट्रिफ सील को सफलतापूर्वक तैयार करने के बाद लिन मिंग की ताकत पहले ही 7200 जिन्स तक पहुंच गई थी। ये ताकत शुरुआती पल्स कंडेंसेशन पीरियड के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा मजबूत थी। पहाड़ की तरह निश्चल। लिन मिंग की प्रभावशाली आभा की चमक के साथ उसके शरीर ने एक भयानक दबाव छोड़ना शुरू कर दिया। कमजोर खेती वाले स्काई फॉर्चून सिटी के कुछ युवा संभ्रांत लोग इसे सहन नहीं कर सके और पीछे हट गए। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक औसत व्यक्ति को तब महसूस होता है जब उसका सामना किसी जंगली और खूंखार बाघ से होता है। भले ही उन्हें पता था कि यह बाघ उन्हें घायल नहीं करेगा, फिर भी वे पीछे हटने से बच नहीं सके। अच्छा, क्या प्रभावशाली आभा है। लिन मिंग का मजबूत पक्ष उनकी ताकत और विशाल तरीका है, और उनकी गति इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन झांग गुआन्यू का मजबूत पक्ष उसकी गति में निहित है और उसकी ताकत थोड़ी कम है। इसे चरम शक्ति वाले पावरहाउस और चरम गति वाले पावरहाउस के बीच द्वंद्व कहा जा सकता है। यह वास्तव में किसी को भी इसके लिए उत्सुक बनाता है। 7 प्रोफाउंड मैरिटल हाउस के एक प्रतिष्ठित शिष्य ने कहा। शिखर शक्तियों का द्वंद्व। हे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का सबसे मजबूत शिष्य ताको है। उनकी साधना न केवल प्रारंभिक अस्थि निर्माण चरण में है, बल्कि वे जन्मजात दैवीय शक्ति के रूप में भी हैं। झांग गुआन्यू सबसे तेज है, ताको सबसे मजबूत है। जब ये दोनों लड़ेंगे तो वह वास्तव में शीर्ष शक्तियों का मैच होगा। जहां तक लिन मिंग की बात है, हालांकि वह एक अद्भुत प्रतिभा है, फिर भी वह कोमल और अनुभवहीन है। पहाड़ की तरह निश्चल कैसे? मैं शर्त लगाता हूं कि फुर्तीले झांग गुआन्यू लिन मिंग को मंडलियों में नृत्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। लिन मिंग की गति से मुझे डर है कि वह झांग गुआन्यू के कपड़ों के हेम को भी छूने में सक्षम नहीं होगा, और चूंकि झांग गुआन्यू भी दिव्य बबूल शक्ति की खेती करता है, इसलिए उसका असली सार और ताकत लिन मिंग से कम नहीं हो सकती है। इस द्वंद्व का परिणाम पहले से ही निर्विवाद है। रेशमी वस्त्र पहने एक युवा कुलीन कनिष्ठ ने ये कहते हुए व्यंग्य किया। स्काई फॉर्चून किंगडम में लिन मिंग को आदर्श मानने वाले इतने युवा लोग थे कि वे काप की एक अंतहीन नदी की तरह थे। लेकिन तदनुसार उन युवा मार्शल कलाकारों की संख्या भी कम नहीं थी जो लिन मिंग से ईर्ष्या करते थे और आशा करते थे कि उन्हें नुकसान होगा, और इसके बाद वे कभी भी इससे उबर नहीं पाएंगे। सिल्क गाउन वाला ये युवक भी उनमें से एक था। उनका मानना था कि लिन मिंग एक दिन झांग गुआन्यू से आगे निकलने में सक्षम होंगे, लेकिन वह आज नहीं था। चूंकि लिंग मिंग ने अब झांग गुआन्यू को चुनौती दी थी, वह वास्तव में बुरी तरह मर जाएगा। झांग गुआन्यू ने व्यंग किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, आपकी प्रभावशाली आभा अच्छी है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि यह मेरे खिलाफ बेकार है। मैं जुयान नहीं हूं, और मैं पहले ही आपकी बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट देख चुका हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी श्रोता चौंक गए, विशेषकर वांग यूहान। उसका दिल अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तारों से लटक रहा हो। बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट लिन मिंग की सबसे मजबूत क्षमता थी। यदि झांग गुआन्यू ने लिन मिंग की बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट को पहले ही देख लिया था, तो लिन मिंग संभवतः कैसे जीत सकते थे। हालांकि लिन मिंग ने झांग गुआन्यू की बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उनकी उपेक्षा की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप सिर्फ माइंड गेम खेल रहे हैं। अपनी कचरा धारणा के साथ आपने आधे साल से अधिक समय तक
दिव्य बबूल शक्ति की खेती की और कई महिलाओं को नुकसान पहुंचाया। और फिर भी आप अभी भी दूसरी परत तक नहीं पहुंचे हैं। आपको लगता है कि आप अपनी कचरा धारणा से मेरे शरीर को फाड़ने वाली हड्डी को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी को देख सकते हैं। बहुत हास्यास्पद। जैसे ही लिन मिंग ने यह कहा, झांग गुआन्यू को बहुत दुख हुआ और वह बहुत क्रोधित हुआ। ये सच था कि उन्होंने लगातार दिव्य बबूल शक्ति की खेती की थी और अभी भी दूसरी परत तक नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए उन्हें चिंता थी कि वह अपने पूरे जीवन में दिव्य बबूल शक्ति की 7वीं परत की बड़ी सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और उस क्षेत्र को प्राप्त करें जहां उसके पास अक्षय यांग सार होगा। लिन मिंग के शब्दों ने उसकी दुखती रग पर मुहर लगा दी थी। इंसान को इतना भी बेलगाम नहीं होना चाहिए। अब मर जाओ। जैसे ही झांग गुआन्यू चिल्लाया, उसकी आकृति चमक उठी और यहां तक कि उसकी परछाई भी खो गई। उपस्थित लोग केवल टा कदमों की श्रृंखला और कहीं से आ रही एक तेज भेदी आवाज सुन सकते थे। ये हवा को चीरती हुई तेज गति से चलने वाली तलवार की आवाज थी। इतनी तेजी। स्वर्ग, यहां तक कि मेरी आंखें भी उसकी गति को नहीं पकड़ पाती। क्या यह वास्तव में एक गति है जिसे मनुष्य प्राप्त करने की आशा कर सकता है? उपस्थित सभी युवा नायकों और उत्कृष्ट प्रतिभाओं में दूसरों की शक्ति को परखने की अच्छी क्षमता थी। हालांकि वे जानते थे कि लिन मिंग और झांग गुआन्यू के बीच असमानता होगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह अंतर उनके बीच एक अंतहीन खाई की तरह होगा। यह गति इतनी तेज थी कि नजर भी नहीं पड़ सकी। लिन मिंग इससे कैसे निपटेंगे? किसी को यह नहीं पता था कि उसकी तलवार कहां से आएगी। झांग गुआन्यू की गति तेज हवा की तरह थी। लिन मिंग ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर पकड़ लिया और उसी स्थान पर स्थिर खड़ा रहा। एक तेज गति से चलने वाली एक अस्पष्ट आकृति थी और दूसरा पूरी तरह से स्थिर खड़ा था। इस गति को देखते हुए लिन मिंग कमजोर थी। झांग गुआन्यू लिन मिंग की पीठ पर पहुंचने के लिए इधर उधर भागा। वह बुरी तरह मुस्कुराया और अपनी तलवार से लिन मिंग का सिर काट डाला। उसकी तलवार की गति चरम सीमा पर पहुंच गई, यहां तक कि ध्वनि भी इसमें समा गई। उपस्थित लोग तलवार की रोशनी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। अगर यह तलवार लगती तो लिन मिंग का सिर आधा फट जाता। अलार्म में चिल्लाने तक भी बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन झांग गुआन्यू की तलवार वास्तव में कुछ भी नहीं लगी। यह ऐसा था मानो लिन मिंग की आंखें उसके सिर के पीछे हों। जैसे ही तलवार गिरी, उस संक्षिप्त झटके में उसने एक अजीब सा आधा कदम आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे वह आग की एक किरण थी जो हवा से उड़ गई थी और वह बाल की चौड़ाई से झांग गुआन्यू की तलवार से बच गया। झांग गुआन्यू निराश था कि उसकी तलवार का वार विफल हो गया था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि हाथ में कोई बुरी शक्ति थी और उसने फिर से हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई। ची 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 ची। उस पल में झांग गुआन्यू को भी नहीं पता था कि उसने तलवार से कितने वार किए हैं। उसकी तलवार पूरी तरह हवा में समा गई थी। वहां केवल तलवार की रोशनी की धुंधली मृग तृष्णा थी। तलवार का ब्लेड पहले ही दृष्टि से ओझल हो चुका था। केवल तलवार की रोशनी देखना और तलवार का ब्लेड नहीं देखना पहले से ही तलवारबाजी की बहुत ऊंची सीमा थी। लेकिन कोई वास्तव में झांग गुआन्यू की तलवार से तलवार की रोशनी को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। इतनी भयानक तेज तलवार की रोशनी ने लिन मिंग को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन इस क्षण में लिन मिंग का चित्र भी धुंधला हो गया और उसके शरीर के चारों ओर बाद की छवियों का एक मोटा ढेर दिखाई दिया। इन बाद की छवियों के बीच लिन मिंग ऐसे दिख रहे थे जैसे वह हिल रहे हों, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे वह हिले ही नहीं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि झांग गुआन्यू की तलवार से किए गए सभी वार चूक गए थे। ये है क्या हो रहा है? मुरोगजी मूर्ख बन गई थी क्योंकि वह इस निर्णायक लड़ाई को देखते हुए उस कोने में छिप गई थी। लिन मिंग स्पष्ट रूप से इतनी सारी तलवार की रोशनी में डूबा हुआ था
और फिर भी उसका एक भी बाल नहीं छुआ गया था। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। क्या चल रहा है? उसने सब कुछ चकमा दे दिया है। बाई जिंग्युन ने अपनी कांपती आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। लिन मिंग की हरकतें बहुत डरावनी थीं। आंदोलन क्षमताओं से परिचित उन मार्शल कलाकारों को पता था कि जब तलवार की बारिश की तरह बारिश होती थी तो इस तलवार की रोशनी से तेजी से बचना असंभव था। जिस व्यक्ति की तलवार गति की सीमा तक जितनी तेज होगी, चकमा देने के लिए उतना ही कम समय होगा और तलवार की रोशनी की प्रत्येक चमक के बीच कम अंतर होगा। इतना ही नहीं, तलवार की रोशनी अव्यवस्थित थी। लगभग कोई मृत कोण नहीं था। ऐसी तलवार की रोशनी से बचने के लिए किसी को कम से कम उस तलवार की रोशनी जितना तेज होना होगा। तलवार की रोशनी से बचने के इस कार्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास बेहद सटीक दृष्टि, तत्काल तीव्र निर्णय और सूक्ष्म स्तर पर किसी की गति को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, जहां व्यक्ति के पास शरीर के हर हिस्से पर उत्कृष्ट नियंत्रण होता है। उस तलवार की रोशनी से बचने के लिए उन्हें एक सेकंड में कई छोटी और त्वरित हरकतें करनी होंगी। लिन मिंग की फजी आफ्टरमेज का मोटा ढेर इसलिए था क्योंकि उसने इतनी संक्षिप्त और तीव्र हरकतें की थीं कि इसने एक व्यक्ति की परितारिका में एक सेकंड के उस 1/10 भाग में एक दृश्य आफ्टरमेज को पीछे छोड़ दिया था। यह सीधे तौर पर आंदोलन का चरम था। लेकिन लिन मिंग, उसकी गति इतनी भूतिया क्यों होगी? उपस्थित वे युवा संभ्रांत लोग जानकार थे। अगर बाई जिंग्युन इस बारे में सोच सकते थे, तो वे भी ऐसा कर सकते थे। वे जानते थे कि तलवार की रोशनी के इतने भीड़ भरे समुद्र से बचना कितना मुश्किल काम होगा। किसने कहा कि लिन मिंग कमजोर है? उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। क्या इसे सचमुच कमजोर बिंदु कहा जा सकता है? जो बोल रहा था वह हेवनली एबोर्ड शिष्य था जो रैंकिंग स्टोन पर चौथे स्थान पर था। वह जानता था कि रैंकिंग स्टोन पर लिन मिंग का पिछला मूल्यांकन 6ठे स्थान पर था। उसने नहीं सोचा था कि कई दिनों के बाद लिन मिंग की ताकत उससे आगे निकल जाएगी। लेकिन अब, वर्तमान को देखते हुए, उनका विचार महज एक मजाक था। यह कैसे हो सकता है? मुझे याद है कि अतीत में लिन मिंग शायद ही कभी युद्ध के मैदान में जाते थे। उनकी मूल लड़ाई पद्धति प्रतिद्वंद्वी की कठोरता का डटकर सामना करना था। इसके अलावा, वह जो खेती करते हैं वह फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक है। यह संभवतः इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? एक कुलीन कनिष्ठ ने कहा। वह वही था जिसने जोर से कहा था कि लिन मिंग की कमजोरी उसकी कम गति थी। तुम बहुत मूर्ख हो। क्या आप ये कहने का साहस करेंगे कि लिन मिंग की फाउंडेशन स्पीयर तकनीक भी कमजोर है? जहां तक उनके युद्ध के मैदान में न उतरने की बात है तो जाहिर तौर पर इसका कारण ये है कि उनके पिछले प्रतिद्वंद्वी कितने कमजोर थे। लिन मिंग को अपने भयानक आंदोलन कौशल को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक प्रमुख लिनमेनियाक ने यथोचित उत्तर दिया। उनके पास एक अशुभ आभा थी जो पहाड़ की तरह गतिहीन थी। अद्भुत शक्ति थी। अतुलनीय रूप से मोटा सच्चा सार था। और साथ ही एक अद्वितीय गति थी। बस उसमें एक भी कमजोरी नहीं थी। ऐसे असामान्य जानवर का सामना करते हुए कोई उससे कैसे लड़ सकता है? सैन्य क्षेत्र पर लड़ाई लगातार तीव्र होती जा रही थी। ये शीर्ष आंदोलनों के विरुद्ध शीर्ष आंदोलन था। झांग गुआन्यू की तलवार की गति तेज होती जा रही थी और अधिक तेज और हिंसक होती जा रही थी, और तलवार की रोशनी एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई थी जहां बारिश की बूंदें भी प्रवेश नहीं कर सकती थीं। अनगिनत तलवार की रोशनी ने पहले ही सैन्य क्षेत्र को टूटे हुए टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। लिन मिंग के पैरों के नीचे के पत्थर पहले ही इस हद तक टूट चुके थे कि उन्हें अब और नहीं तोड़ा जा सकता था। सबसे बड़ा टुकड़ा एक नाखून के आकार का था। हालांकि इतने तेज तूफान की आक्रामकता के तहत भी लिन मिंग लापरवाही से ऐसे टहल रहा था जैसे वह किसी पार्क में टहल रहा हो। उसके कदम पूरी तरह से हवा की अवधारणा में एकीकृत हो गए थे
और उसके सटीक स्थान को पकड़ना असंभव था। झांग गुआन्यू की तलवार की रोशनी एक घने आड़े तिरछे जाल का निर्माण करती प्रतीत होती थी, लेकिन तलवार का पहला और आखिरी वार हमेशा होता था। लिन मिंग समय के इस छोटे से अंतर का फायदा उठाने में सक्षम थे, और उनकी हरकतें गुजरते बादलों और बहते पानी की तरह थीं, बेहद चिकनी और अतुलनीय रूप से कोमल। ऐसा लग रहा था जैसे वह तलवार से बच भी नहीं रहा था, बल्कि आ रही तलवार की हवा उसे उड़ा ले जाएगी। मुरोगजी ने खाली भाव से देखा, आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह असंभव है, चाहे वह खेत का जानवर कितना भी भयंकर क्यों न हो। उसने जो आंदोलन क्षमता चुनी है वह केवल फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक है। फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक की इतनी गति कैसे हो सकती है? को समझ लिया था। इस प्रकार उसने जो भी कदम उठाया वह उसी उदात्त अनुग्रह से भरा हुआ था। उन्होंने गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड को छुपाने के लिए ही फाउंडेशन मूवमेंट टेक्निक को चुना था। गति की ऐसी तीव्र लड़ाई के तहत दोनों व्यक्तियों ने बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग किया, विशेषकर झांग गुआन्यू ने। उसकी हरकतें लिन मिंग की तुलना में बड़ी और आकर्षक थीं, और वह हमला करने वाला भी था। उसके वास्तविक सार और शारीरिक शक्ति की खपत अधिक थी। कई दर्जन सांसों के बाद झांग गुआन्यू के असली सार में थकावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उस पल में लिन मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना भाला बाहर निकाला। बजना। धातु से धातु के टकराने की तेज आवाज आई और झांग गुआन्यू अचानक बेहोश हो गया। उसकी तलवार उसके शरीर के सामने खड़ी थी, जिससे लिन मिंग का भाला अवरुद्ध हो गया। जब झांग गुआन्यू ने लिन मिंग को देखा तो वह चौंका और अनिश्चित हो गया। वह अभी और अधिक सच्चे सार को घुमाने और आक्रामक हमलों का एक नया दौर जारी करने वाला था, लेकिन लिन मिंग ने अचानक अपने भाले से उसके दिल पर हमला कर दिया था। इस तरह की तेज गतिविधियों के बीच झांग गुआन्यू की चकमा देने की क्षमता बहुत मजबूत होनी चाहिए थी। उसे भाले से आसानी से बचने में सक्षम होना चाहिए था, जैसे लिन मिंग ने अपनी तलवार से बचा लिया था। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लिन मिंग का भाला उसकी हरकतों का अनुसरण कर रहा था और उसके दिल की ओर बढ़ रहा था। इसलिए झांग गुआन्यू के पास उसे बचाने के लिए अपनी तलवार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक नर्म तलवार भारी भाले को कैसे रोक सकती है?